हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज कुछ क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज देखते हैं और क्या है आज का क्वेश्चन। कल हम लोग कुछ ऑप्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी से कुछ और क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो बेटा आप लोग को याद होगा कि लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कि कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। आप जब पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक ही माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह अलग अलग कलर के रंगों के लिए, मतलब अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो जिस रंग का आवृत्ति अधिक होता है उसके लिए अपवर्तनांक का वैल्यू भी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अपवर्तनांक आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो कह रहे कि कांच है, उसका अपवर्तनांक कौन से रंग के प्रकाश के लिए अधिक होगा। तो जिस रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होगा उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। तो बैगनी जो रंग होता है इसके लिए आवृत्ति सबसे अधिक होता है, तो इसके लिए अपवर्तनांक का भी वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतला कोई प्रिज्म है, ठीक है, तो उससे विचलन कोण जो होगा, पतला प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो उसका जो विचलन कोण होगा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग डेल्टा का फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा इक्वल टू होता है ए इंटू म्यू माइनस वन। पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल टू होता है ए इंटू म्यू माइनस वन। तो पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव। आप पढ़े होंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। तो कह रहे कि सबसे कम जिस रंग का विचलन होता है वो कौन सा होगा। तो आपको बता दें कि जो लाल रंग होता है उसका विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें कर न्यूनतम किसका विचलन होगा, तो न्यूनतम जो विचलन होगा वो कौन से रंग का होगा, लाल रंग का। अगर यही कहता अधिकतम विचलित अवयव कौन सा होगा तो हो जाता आपका बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत हैं और दोनों कला संबद्ध कब कहे जाएंगे। तो जब उनके बीच का कलांतर नियत होगा तो कला संबद्ध होगा, सिंपल सा बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। करें कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। हम लोग पढ़े कि प्रकाश तरंग जो होता है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इस बात को कौन पुष्टि करता है, इसको कौन सही साबित किया है। इसमें से घटना दिया हुआ है, कौन सा व्यतिकरण है, परावर्तन, ध्रुवण और बंध विक्षेपण। तो कौन से घटना से या कौन से इसमें जो कंडीशन है जिससे ये साबित होता है कि प्रकाश की प्रकृति जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। तो आपको बता दें कि ध्रुवण जो होता है इससे ये साबित हुआ कि प्रकाश की प्रकृति क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, आप इसमें पढ़े होंगे ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्रुवक पढ़े होंगे, इसका उसके बाद से इसी में पढ़े होंगे कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश के ध्रुवण से यह साबित हुआ कि प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करे राशि जो अपवर्तनांक के कारण नहीं बदलती है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाहिर सी बात है अपवर्तनांक बदलेगा। अगर इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा, मान लीजिए हवा से कांच में जा रहा है तो हवा का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा, कांच का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा। तो कह रहा है कि कौन सा राशि है जो अपवर्तनांक के कारण नहीं बदलता, यानी जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो कौन सा राशि इसमें से नहीं बदलता है। तो आपको बता दें हम कि आवृत्ति जो होता है वह नहीं बदलता है, आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम बात करें चाल और तरंग दैर्ध्य का तो वो बदल जाता है। तो अगर कह रहा है कि नहीं बदलता है कौन सा राशि, तो वो हो जाएगा आपका आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग कैसी तरंग है,
अनुप्रस्थ तरंग होता है, या अनुप्रस्थ प्रकृति का ये तरंग होता है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, अनुप्रस्थ तरंग होता है। दिया अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी, इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ तरंग जो होगा ये होता है प्रकाश तरंग की प्रकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश के तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। यानी दो तरंगों का अगर व्यतिकरण हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, जिसके कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो कह रहा है कि अगर समपोषी व्यतिकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण भी बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण को रचनात्मक व्यतिकरण भी कहा जा रहा है। तो कह रहा है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कला में अंतर, कला में अंतर को हम लोग बोलते हैं कलांतर। और कलांतर का मान कितना होना चाहिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, तो फाई का मान होना चाहिए 0 डिग्री, या पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए। सम संख्या से हम गुणा कर देंगे, तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, 2n इंटू प्लस माइनस 2n पाई, यानी पाई का समगुणज होना चाहिए। पाई में हम सम संख्या से अगर गुणा कर देंगे, तो अगर कलांतर उसके बराबर होगा तो उसके लिए रचनात्मक व्यतिकरण होगा। अगर पाई में हम विषम संख्या से गुणा कर दें, विषम संख्या कैसे लिखते हैं बेटा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, यानी सम संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे n के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 3 विषम संख्या है। 2 रखेंगे 2 इंटू 2 4, अब प्लस 1 5 विषम संख्या है। तो 2n प्लस 1 अगर आपसे कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, तो पाई का समगुणज होगा। अगर कहेगा विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो पाई का विषम गुणज होगा, क्या, कलांतर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि समपोषी व्यतिकरण, इसी को बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, तो पाई का समगुणज होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करा, विनाशी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश के तरंगों में कला में अंतर कितना होना चाहिए, तो पाई का विषम गुणज होना चाहिए। अभी अभी जस्ट बताएं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है, करें कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें, जो तरंग का पथांतर होता है इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, और रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का वैल्यू होता है वो λ/2 का समगुणज होता है। अगर 2 से 2 को काट दें तो ये हो जाएगा n लैम्डा, ठीक है। अगर विनाशी व्यतिकरण के लिए हम बात करें तो ये होता है 2n प्लस 1 λ/2, यानी λ/2 का विषम गुणज होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और λ/2 का समगुणज होगा तो हमारा क्या होगा, रचनात्मक व्यतिकरण होगा। यहाँ पे दिया रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, तो अब इसमें देखेंगे क्या λ/2 का समगुणज दिया हुआ है, तो इसमें लैम्डा का पूर्ण गुणज है, λ/2 का पूर्ण गुणज है, लैम्डा का विषम गुणज, λ/2 का विषम गुणज। अच्छा अब देखते हैं 2 से 2 कट गया तो लैम्डा इंटू एन आ गया। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे लैम्डा का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर कितना होना चाहिए। तो अभी अभी बताए थे विनाशी के लिए λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, तो λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, तो बीटा इक्वल टू आप पढ़े थे d λ/d पढ़े हैं। तो अगर हम स्रोत, ये है स्रोत से पर्दे की दूरी और ये है दो स्लिटों के बीच की दूरी है, तो अगर आप स्रोत से पर्दा के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, स्रोत मान लीजिए यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है और ये हमारा पर्दा लगा हुआ है और ये दूरी D है, तो कह रहा है कि अगर हम स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है D बढ़ेगा तो बीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी D बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दें क्या होगा, बढ़ जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का ज्यामितीय छाया में मुड़ना कहलाता है। जब किसी भी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से कोई प्रकाश जाता है तो वह प्रकाश उस वस्तु के छाया की ओर मुड़ जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। तो वही कह रहा है कि किसी प्रकाश, कोई अवरोध है, कोई अपारदर्शी वस्तु है और उसके कोर से यानी किनारे से जो प्रकाश जा रहा है वो मुड़ जा रहा है उसके ज्यामितीय छाया में, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर या तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से कांच के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। अभी अभी आपको बताया है कि अपवर्तनांक जो होता है वह आवृत्ति के समानुपाती होता है, तो अगर आवृत्ति बढ़ता तो अपवर्तनांक बढ़ता। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, लैम्डा का मान बढ़ा रहा है, तो आवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, और आवृत्ति जब घटेगा तो अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने से कांच के अपवर्तनांक का मान, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटते जाएगा, तो घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लाल फूल को किसी हरे कांच से देखा जाता है तो वह प्रतीत होगा। कोई लाल रंग का फूल है और उसको हम हरे रंग के कांच से देख रहे हैं। ठीक है, हरा रंग का कांच है और उससे हम देख रहे हैं, या ऐसे भी कहा जा सकता है हरे रंग के प्रकाश में देखा जाता है, तो वह कैसा दिखेगा। तो आपको बता दें कि अगर लाल रंग का फूल है, अगर हरे रंग के प्रकाश में देखेंगे या हरे रंग के कांच से देखेंगे तो वो काला दिखेगा। अच्छा, अगर कोई हरा रंग का वस्तु है उसको हम लाल रंग के प्रकाश में देखते या लाल रंग के कांच से देखते तो भी वो कैसा दिखता, काला दिखता। तो लाल फूल को जब किसी हरे कांच से देखा जाता है तो वह कैसा दिखेगा, वह काला दिखेगा। ठीक है, वह काला दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैसेग्रेन के दूरदर्शक का अभिदृश्यक होता है। आपको बता दें, एक खगोलीय दूरदर्शक जो होता है, एक होता है अपवर्तक दूरदर्शक और एक होता है परावर्तक। अपवर्तक दूरदर्शक में जो अभिदृश्यक रहता है यानी वस्तु की ओर जो लगा रहता है वो लेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कैसेग्रेन का जो दूरदर्शक है उसमें अभिदृश्यक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कैसेग्रेन का जो दूरदर्शक होता है उसमें अभिदृश्यक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम वहां पे गोलीय दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस, अवतल लेंस, तो लेंस तो हम यूज करते नहीं है, तो ये सब गलत है। तो कौन सा होगा, गोलीय दर्पण का हम प्रयोग करते हैं वहां पे कैसेग्रेन के दूरदर्शक। ठीक है, अच्छा यहाँ से और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दूरदर्शक में। अगर अपवर्तक दूरदर्शक पूछता है तो उसमें पूछता अभिदृश्यक कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी पूछा जाता है किसका फोकस दूरी अधिक होता है, अभिदृश्यक का या नेत्रिका का, तो अभिदृश्यक का अधिक होता है और नेत्रिका का कम होता है। किसके लिए, दूरदर्शक के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपको सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये उल्टा हो जाता है। अभिदृश्यक जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी कम होता है और नेत्रिका का फोकस दूरी अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का वैल्यू क्या होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है वो होता है -VO/UO इंटू 1+D/FE, या इसी को ऐसे भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, जब ये नली की लंबाई के टर्म में निकालेंगे तो L/FO इंटू 1+D/FE। ठीक है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। तो इसमें दिया हुआ है -VO/UO इंटू 1+D/FE। ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसमें हम लोग ये डेरिवेशन निकालते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि पतले लेंस की प्रकाशिक केंद्र से जाती किरण का विचलन होता है। आपको बता दें कि कोई भी लेंस है, ठीक है, और उसके प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण जाएगा तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, उससे इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ से कोई भी किरण जाता है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है।
तो जब कोई विचलन नहीं होगा तो कितना डिग्री से वो मुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है नहीं मुड़ेगा, यानी 0 डिग्री होगा, शून्य होगा। तो पतले लेंस की प्रकाशिक केंद्र से जाती किरण का विचलन कितना होता है, शून्य होता है, यानी उसमें कोई विचलन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। ये जितना भी क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट ये आपका डेरिवेशन है, और डेरिवेशन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है 1+d/f। ई भी लिख सकते हैं या 1+d/f भी लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शन है इसमें देख लीजिएगा कि m के लिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1+d/f e, सॉरी ये नहीं है, 1+d/f e, ये हो जाएगा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः MO और ME दिया हुआ है, तो उस सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का वैल्यू क्या होगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसमें अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता MO है और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता ME है, तो आपको बता दें कि उस सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, MO × ME के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता MO ME है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का वैल्यू क्या होगा, तो MO × ME हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका MO × ME। जब ये आप डेरिवेशन निकाल रहे होंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, और हम लोग ऑफलाइन क्लास में ये पढ़े थे, पूरा डेरिवेशन निकाले हुए थे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को टाइम बचा के चलना है, ठीक है, कोशिश करना है कम से कम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें, और आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम भी बहुत नजदीक है अब, ठीक है, तो डेली आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट का तैयारी करिए। क्वेश्चन है कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ती है तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका ना मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m = -L/FO × 1+d/F। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता होता है। अब आप खूब ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मूला में कह रहा है कि नली की लंबाई बढ़ा रहे हैं, L का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो M पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब माइनस चिन्ह यहाँ पे ये माइनस चिन्ह बता रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, फाइनल प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। हमको ये बताना है कि लंबाई बढ़ाने पर नली की क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब L बढ़ेगा तो M का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर कोई सूक्ष्मदर्शी है, कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर उसमें हम नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्धन क्षमता का वैल्यू होगा उसका मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, घटता है, शून्य हो जाता है, बढ़ता है। ये C नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, न्यूनतम 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी कितना होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूरबीन है और उसका जो अभिदृश्यक है उस लेंस का फोकस दूरी यानी FO का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर, और हमको जो आवर्धन प्राप्त करना है M का वैल्यू जो हमको चाहिए वो कितना चाहिए, 60 गुना, यानी 60 चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो FE का वैल्यू होगा वो क्या होगा। आपको बता दें एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अपवर्तक दूरदर्शक के लिए आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, M = होता है FO/FE। अब देखिए यहाँ पे पूछा है FE, तो FE = क्या हो जाएगा, तो FE = हो जाएगा FO/M। FO का वैल्यू कितना है, तो FO का वैल्यू है 60 और M का वैल्यू भी कितना दिया, सॉरी M का वैल्यू 20 गुना है ना, तो 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 / 20, तो ये हो जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा नेत्रिका लेंस होगा उसका फोकस दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और अबिंदुकता दोष होता है। तो ये आप कमेंट में करके हमको बताइएगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। 10th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप बता देना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य समायोजन में
खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो सामान्य समायोजन में जो दूरबीन होता है उसका आवर्धन क्षमता, अभी अभी ये फॉर्मूला पे हम लोग काम किए थे, माइनस FO बाई FE होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस FO बाई FE। अच्छा, पिछले में 3 सेंटीमीटर ही दिया था। हाँ। चलिए, इसका हो जाएगा सामान्य समायोजन के लिए दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होगा FO बाई FE हो जाएगा माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस संपर्क में। ठीक है, एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? एक 20 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस के संयोग से एक खगोलीय दूरदर्शी बना हुआ है। तो कह रहा है कि दूरदर्शी की जो लंबाई होगी क्या होगी यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आपको बता दें कि नली की लंबाई जो होता है वो होता है FO प्लस FE, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योग के बराबर होता है। तो एक 20 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का है, तो 20 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा कितना? ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रकाश का वेग हवा में, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्रांतिक कोण पूछा गया है। अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग क्रांतिक कोण के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, IC इक्वल टू होता है साइन यूनिवर्स 1/μ। ठीक है, म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसका क्रांतिक कोण पूछा जाता है। कह रहे कि कांच का क्रांतिक कोण क्या होगा? तो सबसे पहले आप कांच का अपवर्तनांक निकालिए, क्या होगा? तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? हवा में प्रकाश का चाल जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है और कांच में इतना दिया हुआ है। तो कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μg इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/Vg हो जाएगा, यानी हवा में प्रकाश का चाल बटा कांच में प्रकाश का चाल। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ये कट जाएगा। आपको बता दें बाबू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अपवर्तनांक, इसका कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होता है। अच्छा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 पे IC को हम लिख लेते हैं ऐसे 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया μg का वैल्यू। अब देखिए IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। म्यू किसका होगा? कांच का। कांच का ही पूछा गया क्रांतिक कोण, तो कांच का। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन यूनिवर्स 1/μ। म्यू के जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे? 3/2। तो हो जाएगा ये साइन यूनिवर्स 2/3। साइन यूनिवर्स 2/3 है क्या ऑप्शन? कोई ऑप्शन है यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन है साइन इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण, कोई समतल दर्पण है तो त्रिज्या तो गोलाकार सतह का होता है, तो समतल का तो त्रिज्या होगा नहीं। तो समतल है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि ये जाकर के दोनों सतह, इसके जो दोनों साइड है वो अनंत पर जाकर मिलेगा तो एक बहुत बड़ा गोला बनेगा, तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा? बहुत बड़ा। तो समतल दर्पण की त्रिज्या, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा एक अवयोत्तल लेंस, मतलब उत्तल लेंस, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसके प्रत्येक तल की, यानी दोनों सतह है, उसका त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आपको सबसे पहले इसमें फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़े हैं तो उसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे फॉर्मूला बिना यूज किए आप डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करके फोकस दूरी निकाल सकते हैं। आप पढ़े थे कि अगर कोई लेंस है और उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 और उसके दोनों सतह की त्रिज्या अगर बराबर होगा तो उसका फोकल लेंथ जो होगा उसके रेडियस के इक्वल होगा। इसका मतलब f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। लेंस का क्षमता आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो 1/f
एफ का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, और क्षमता निकालते समय किसमें रखना है इसको, मीटर में। तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, अगर इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये रखें 1/5 मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर यूनिवर्स, और ये पलटेगा तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 मीटर यूनिवर्स, यानी 5 मीटर यूनिवर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 डायप्टर। मीटर यूनिवर्स को ही बोला जाता है डायप्टर। तो इसमें दिया हुआ है कि उत्तल लेंस का सतह का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका जो क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, 5 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये पूछा गया है। करे खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आपको बता दें वो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अब आप बोलिए काल्पनिक तो हमेशा सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बना है, काल्पनिक और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, आगे हम लोग फिर से अब क्वेश्चन करेंगे, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छा से सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोग जितना हो सके उतना मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।